हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 सेट नंबर 8। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखें आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, एक एक करके सभी वीडियो को अवश्य देख लें। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 100 है और सभी प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। साथ ही यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टारगेटपुर लगातार जेपीएससी का स्टडी मटेरियल भी, जेपीएससी पीटी का स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करा रहा है। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स, पेपर 1 और पेपर 2 का 4500 एमसीक्यू क्वेश्चन एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। बहुत पेपर करंट अफेयर्स, दोनों पेपर का करंट अफेयर्स लगभग 1250 क्वेश्चन आप लोग को करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए बहुत ही कम प्राइस में, तो देखिए एक व्हाट्सअप नंबर है 9631926220। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? देखिए अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, 2078, विक्रम संवत 2078 और जो शक संवत चल रहा है 1943। तो ऐसे में जो अंतर निकल के आता है 135 साल, 135 ईयर। देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं। आखिर विक्रम संवत और शक संवत का शुरुआत कैसे हुआ? देखिए मौर्योत्तर काल, जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, जब मौर्य साम्राज्य पतन हुआ, उसके बाद देखिए बहुत सारा छोटा छोटा जो शासक था छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा कर लिया। जैसे आप सभी को पता होगा कि सुंग वंश, कन्नव वंश और दक्षिण में सातवाहन वंश। तो ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। एक बड़ा साम्राज्य जब पतन हुआ तो एकदम छोटे छोटे साम्राज्य का उदय हुआ। ऐसे में मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण होता है। मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण होता है। कौन आक्रमण करता है? सबसे पहले आया हिंद यूनानी, याद रखिएगा, सबसे पहले आया हिंद यूनानी। उसके बाद आता है शक, शक के बाद आता है पहलव और पहलव के बाद आता है कुषाण। तो इस कर्म को आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कर्म सही है। तो पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। तो देखिए हिंद यूनानी को ग्रीक भी कहते हैं, हिंद यूनानी को ग्रीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक भी कहते हैं। हिंद यूनानी को ग्रीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक भी कहते हैं, बैक्ट्रियाई भी बोलते हैं। अब देखिए शक, शक कौन थे? शक मध्य एशिया का एक जनजाति है, मध्य एशिया का एक जनजाति है। शक भारत क्यों आए? चारागाह की खोज में, याद रखिएगा, शक लोग भारत आए थे चारागाह की खोज में। और शक लोग 5 कबीलाओं में बट गए। भारत में 5 कबीलाओं में रहने लगे। जो 5वां कबीला था उसका एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ रुद्रदमन। कौन हुआ? रुद्रदमन। रुद्रदमन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा रुद्रदमन से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक पूछा जाता है कि सूरदर्शन झील का जीर्णोद्वार तो पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो रुद्रदमन ने। सूरदर्शन झील वही है जो गुप्त साम्राज्य में बना था, सॉरी मौर्य साम्राज्य में बना था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था सूरदर्शन झील। तो रुद्रदमन के समय बहुत ही उसका हालत जर्जर हो चुका था, तो रुद्रदमन ने सूरदर्शन झील का निर्माण कराया। सूरदर्शन झील गुजरात में। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संस्कृत में अभिलेख किसने तैयार किया? संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख किसने तैयार किया? तो रुद्रदमन ने। संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख रुद्रदमन ने तैयार किया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रुद्रदमन ने जो संस्कृत भाषा में अभिलेख तैयार किया उसमें किसका किसका जिक्र है? तो उसमें जो जिक्र है मौर्य काल और अशोक के बारे में, खासकर मौर्य काल के बारे में और एक प्रतापी राजा हुए अशोक के बारे में। देखिए शकों का जो शासन का एरिया था गुजरात प्लस एमपी का क्षेत्र था, गुजरात प्लस एमपी का क्षेत्र था। ऐसे में शक को एक स्थानीय राजा ने हरा दिया, शक को एक स्थानीय राजा ने हरा दिया। उज्जैन का वो राजा था, उसने शक को हरा दिया। और जब हराया तो खुद को, उस स्थानीय राजा ने खुद को विक्रमादित्य का उपाधि दिया, खुद को विक्रमादित्य का उपाधि दिया। और इस उपलक्ष्य पर विक्रम संवत चलाया, इस उपलक्ष्य पर विक्रम संवत चलाया। कब? 57 BC। देखिए 57 ईसा पूर्व में, और किसी किसी बुक में 58 ईसा पूर्व भी रहता है। तो याद रखिएगा विक्रमादित्य कोई राजा नहीं थे, विक्रमादित्य एक उपाधि है, एक स्थानीय राजा। कहाँ का? उज्जैन का राजा था। अब हम लोग देखेंगे शक संवत। विक्रम संवत का इतिहास देखें, अब हम लोग देखेंगे शक संवत। देखिए अभी कुछ देर पहले बताएं कि मौर्योत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। उसमें सबसे पहले हिंद यूनानी आया, उसके बाद शक आया, उसके बाद पहलव आया, उसके बाद कुषाण आया। हिंद यूनानी, शक, पहलव और अंतिम में कुषाण।
अब हम लोग देखेंगे कुषाण के बारे में, क्योंकि शक समुद्र जो है इसी से रिलेटेड है। कुषाण वंश, कुषाण का एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ कनिष्क। कुषाण वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ कनिष्क, और कनिष्क ने ही शक समुद्र चलाया था। देखिए कनिष्क जो है 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में राजा बना, और राजा बनने के उपलक्ष्य में शक समुद्र चलाया, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, याद रखिएगा, राजा बनने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक समुद्र चलाया, और राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है भारत का? शक समुद्र। देखिए, और एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन है? तो याद रखिएगा चैत्र है। कौन है? चैत्र। और अंतिम महीना फागुन है। कौन है? फाल्गुन है। देखिए कुषाण का जो राजधानी था पुरुषपुर था, वर्तमान में पेशावर, पाकिस्तान का पेशावर। और कनिष्क जब राजा बना तो मथुरा को भी अपना राजधानी बना लिया। अपनी राजधानी बना लिया किसने? कनिष्क ने। अब देखिए कनिष्क का जो शासन था मथुरा में भी था, और देखिए उत्तर पश्चिम का जो इलाका था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर भी था। तो ऐसे में देखिए चीन का रेशम मार्ग, क्योंकि चीन में उस समय रेशम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, और उसका व्यापार मध्य एशिया में होता था। तो चीन का जो रेशम मार्ग था, इस मार्ग पर भी कनिष्क का अधिपत्य था। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में चुंगी कहने का अर्थ है कर, टैक्स आता था। जब अधिक मात्रा में टैक्स आने लगा तो कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और सर्वाधिक सोना का सिक्का किसके शासनकाल में? देखिए अंतर है, सर्वाधिक शुद्ध सोना और एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया? तो सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में, और सर्वाधिक शुद्ध सोना किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। और सर्वप्रथम किसके शासनकाल में सोने का सिक्का चलाया गया? हिंद यूनानी के समय। याद रखिएगा, हिंद यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। सोने के सिक्के से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जेपीएससी पीटी में जो 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछेगा, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो एकदम गहन अध्ययन किया है वही टिक कर पाएगा। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास अच्छा मटेरियल होना चाहिए। हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स भी टारगेटपुर उपलब्ध करा रहा है। देखिए आगे देखते हैं सेकेंड नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मातृ देवी की पूजा की जाती थी, सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, गलत है। नगरीय सभ्यता थी, सत्य है। व्यापार विकसित अवस्था में थी, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर देखिए, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध के रचनाकार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरिसेन। कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। आगे देखते हैं, महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग। आगे देखते हैं, देखिए 5 में 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो 4 वर्णों का सबसे पहले उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। अब पुरुष सूक्त कहाँ पढ़ेंगे? ऋग्वेद। जब वैदिक काल आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री में तो वहाँ पर पुरुष सूक्त का जिक्र है। आगे देखिए 6 में देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए कुछ पद है और उससे रिलेटेड शासक है। दीवाने यज मोहम्मद बिन तुगलक, सही है। दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, सही है। दीवाने मुख्तखराज बलवन, सही है। दीवाने ये बंदगाह फिरोज शाह तुगलक, ये गलत है। नीचे का 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर देखिए, निम्न में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु तथा संस्कृत को समृद्ध किया? तो विजयनगर के कृष्णदेव राय ने तेलुगु तथा संस्कृत को समृद्ध किया। 8 नंबर देखिए, अशोक के शासनकाल में निम्न में कौन सा क्षेत्र उसके अधीन नहीं था? अशोक के शासनकाल में निम्न में कौन सा क्षेत्र उसके अधीन नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था, कलिंग था, उत्तर प्रदेश था और अफगानिस्तान था। श्रीलंका उसके अधीन नहीं था। देखिए निम्न में कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर क्षेत्र का नाम और शासक का नाम दिया है। आदिल शाही बीजापुर, सही है। बरीद शाही बीदर, ये भी सही है। इमाद शाही बरार, ये भी सही है। निजाम शाही उज्जैन, ये गलत है। निजाम शाही अहमदनगर होगा। क्या होगा? अहमदनगर। चलिए आगे देखिए 10 नंबर में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने दी? तो बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी है। किसने दी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। आगे देखते हैं 11 नंबर, द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? द
द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। इसमें क्या लिखा गया? इसमें देखिए महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बारे में जिक्र है। आगे देखते हैं 12 नंबर। देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक कहाँ है? बंगाल में। तामलुक में एक जातीय सरकार का गठन किया गया था। आगे देखते हैं 13 नंबर। देखिए 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? तो बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए देखते हैं 14 नंबर। देखिए 14 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। आगे देखिए 15 नंबर। देखिए प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। 16 नंबर देखिए मानसून के साथ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रवाह का एक भाग है? तो पूर्वी प्रवाह का एक भाग है। किस प्रवाह का? पूर्वी प्रवाह का एक भाग है। 17 में देखिए निम्न में कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है 10 डिग्री। देखिए 10 डिग्री नॉर्थ। 10 डिग्री नॉर्थ इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिए वायुमंडल की 4 परतें। देखिए वायुमंडल की 4 परतें ऊंचाई के अनुसार इसका अवरोही क्रम। देखिए ऊंचाई के अनुसार इसका अवरोही क्रम सजाना है। तो सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 4 3 2 1। पहले क्षोभ 4 3 2 1। चलिए देखते हैं 19 नंबर। अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। 20 देखिए भारत प्राचीन सुपर महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्न में कौन भूभाग शामिल है? तो अफ्रीका भी है, दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीनों शामिल है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत जो है पहले प्राचीन समय में गोंडवाना लैंड का भाग था और अभी वर्तमान में इस भूभाग पर दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार होने का कारण है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखिए 22 में केरल के कई भागों की समुद्र के तटीय बालू में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ? देखिए इल्मेनाइट पाया जाता है, जिरकॉन पाया जाता है और सिल्मेनाइट पाया जाता है, टंगस्टन नहीं पाया जाता है। तो केरल के समुद्री तटीय बालू में कौन से पदार्थ पाया जाता है? इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। आगे देखते हैं 23 है निम्न में कौन सा कारक उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो कच्चे माल की उपलब्धता, ये सही है। विद्युत आपूर्ति, ये भी सही है। भूमि एवं जल की उपलब्धता, ये भी सही है। पूंजी श्रम और बाजार, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए 24। देखिए वह भूमि 24 में वह भूमि जो कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है क्या कहलाती है? तो कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित मतलब कृषि कार्य नहीं होता है तो कौन सा भूमि कहलाता है? तो हम लोग उसे प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। आगे देखिए 25 नंबर में निम्न राज्यों में किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 25 का क्या हो जाएगा? देखिए इनमें से कौन से राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक बिहार है। इसमें कौन है? सर्वाधिक बिहार है। यदि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भी ऑप्शन रहता तो सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। हिमाचल प्रदेश और बिहार में है 88.79 और हिमाचल प्रदेश में जो है 88.96। तो इतना फर्क है। तो यदि हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में रहता तो हिमाचल प्रदेश सही होता, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं है इसलिए बिहार सही होगा। आगे देखिए 26 नंबर। भूमि सुधार किस सूची का विषय है? भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। किस सूची का? राज्य सूची का।
27 देखिए, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत। आगे देखते हैं 28 नंबर। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। 29 नंबर देखिए, एक क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत किसी को याद भी होगा। मतदान की न्यूनतम एज जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, कब? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 61वें संविधान संशोधन 1986। 29 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 30 नंबर में द्वितीय मीनोबुर्ग सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो द्वितीय मीनोबुर्ग सम्मेलन का जो आयोजन हुआ 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 3 मीनोबुर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा। जो मीनोबुर्ग सम्मेलन प्रथम हुआ, जो मीनोबुर्ग सम्मेलन फर्स्ट हुआ, कब हुआ? 1968 में। कब हुआ? 1968 में। सेकंड 1988 में। और जो तीसरा हुआ 2008 में हुआ। कब हुआ? 2008 में हुआ। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। देखिए, निम्न में कौन सा सिद्धांत पोस्ट कार्ड में शामिल नहीं है? ये भी क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संचारण। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संचारण। आगे देखते हैं, किसने कहा कि समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है? ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो किसने कहा समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है? तो 32 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किसने कहा? मुनि ने कहा। 32 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए, निम्न राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो निम्न राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम में है, केरल में है, बिहार में है, नागालैंड में नहीं है। और कहाँ नहीं है? दिल्ली में नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड, दिल्ली और एक जगह और है मिजोरम। हाँ, नागालैंड, दिल्ली और मिजोरम पंचायती राज नहीं है। आगे देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है, अनुच्छेद देखिए 243I, अनुच्छेद 243I में, ऑप्शन नंबर बी। और किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं 36 नंबर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, देखिए तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर, और इसका प्रत्येक साल का वृद्धि का लक्ष्य था 9%। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में भारत की ऊर्जा नीति। भारत में जो ऊर्जा नीति है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों का निर्माण करती है? तो ऊर्जा नीति के द्वारा कौन सी ऊर्जा का प्रोत्साहन दिया जाता है? जल ऊर्जा का और वायु ऊर्जा का। कौन कौन से? जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा। आगे देखते हैं। देखिए 38 में है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988। सेबी का स्थापना किस वर्ष किया गया? 12 अप्रैल 1988। आगे देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12 से 17, 2012 से 17। आगे देखिए 40 नंबर। देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? अधिक क्वेश्चन फिर से पढ़ने तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए 40 नंबर का क्या हो जाएगा? यूके सिन्हा समिति। किसके अध्यक्षता में? यूके सिन्हा समिति की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय अस्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, भारत के खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है। तो भारत का जो खाद्य सुरक्षा है उसके प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं? इनमें से सभी। प्राकृतिक आपदा, आय में कमी, सामाजिक संरचना। 41 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई? अधिकतम कोष प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? अधिकतम कोष प्रणाली। देखिए 43 नंबर में, निम्न में किस संस्था को वैश्वीकरण का प्रहरी कहा जाता है? वैश्वीकरण का प्रहरी किस संस्था को कहा जाता है? विश्व व्यापार संगठन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 44 नंबर में, भारत में उदारीकरण कब से स्वीकार किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, और जो टॉपिक है उदारीकरण, ये इकोनॉमिक्स में आप लोग को JPCPT में पढ़ना है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1991 ईस्वी। आगे देखते हैं 45 नंबर। देखिए 45 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है।
जिसके तहत आरबीआई द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति का जो अध्यक्ष है बिमल जलान है। 2018 में यह समिति बना है। कौन है? बिमल जलान। 45 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर। देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब पानी जमता है तो आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने के कारण बोतल फट जाता है, तो पानी के जमने पर फैलता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 47। किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 20% आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम। देखिए, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, कपड़ा कब जल्दी सूखेगा? कपड़ा कब जल्दी सूखेगा? 2 कंडीशन है, इसके लिए 2 कंडीशन है। तापमान हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और वायु का जो आर्द्रता है वो कम होना चाहिए। वायु का जो आर्द्रता है वो कम होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए 48 में, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। आगे देखते हैं 49। देखिए, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तपेदिक को क्षय रोग भी कहते हैं। तपेदिक को क्षय रोग कहते हैं, जो फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है। और यह जो रोग है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम नामक जीव के कारण होता है। 50 नंबर देखिए, मृदा में धान के उत्पादन बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनाबीना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनाबीना। 51। देखिए, निम्न में कौन सा तत्व शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो शरीर में मुख्यतः 6 प्रकार का तत्व पाया जाता है। याद रखिएगा कौन कौन? ऑक्सीजन जो 65% है, सबसे अधिक है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन आपका है 3.2%, नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम है Ca, कैल्शियम कितना 1.5%, और एक और लास्ट है फॉस्फोरस। हाँ, फास्फोरस है 1.2%। तो इतना याद रखना है। ऑक्सीजन 65, उसके बाद कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.2%। आगे देखते हैं 52 नंबर। देखिए, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस जो है जैविक कोलाइड का उदाहरण। किसका है? जैविक कोलाइड का। देखिए 53 है, एक फसल के कटने से पूर्व दूसरी फसल की बुआई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफसली खेती। सफसली खेती। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। 15 क्वेश्चन है मिसलिनियस से। यदि आप नहीं तैयारी कर रहे अच्छे से तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाइएगा। एक एक करके सारा वीडियो देखिए। सारा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए। एग्रीकल्चर का 5 वीडियो, मिसलिनियस का लगभग सारा वीडियो अपलोड है, साथ ही में नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए देखते हैं 54 नंबर। देखिए, निम्न में किसका उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग, 46% नाइट्रोजन होता है, तो किसका उपयोग? नाइट्रोजन का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। आगे देखिए 55 नंबर। भारत में सामान्यतः खेती का कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो मिश्रित खेती। कौन सा पद्धति है? मिश्रित खेती। पीली क्रांति। देखिए, पीली क्रांति का संबंध है, पीली क्रांति का तिलहन से संबंध है। किससे? 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 57 नंबर में नाफेड संबंधित है। NAFED। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखिए, लिखना है तो लिख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुआ? 2 अक्टूबर 1958। 2 अक्टूबर 1958। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन का विपणन। नाफेड किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन का विपणन। VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं 58। देखिए 58 में GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में किया जाता है? ICT का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन प्रचालन, ये भी है, बैंकिंग प्रचालन सही है, और पावर ग्रिडों का नियंत्रण, तीनों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और ABC तीनों। आगे देखते हैं 58 नंबर। देखिए, झारखंड निवासी ललित मोहन राय किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है चित्रकारी से। देखिए, झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार। कब? कितनी बार? 3 बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, तीनों बार का जो टाइम पीरियड है उसे याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखते हैं 63 नंबर। देखिए,
पालकोट राजमहल कहाँ अवस्थित है? पालकोट जो है गुमला में है। 64 नंबर देखिए, झारखंड में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो पंचायतों की कुल संख्या है 4559। कितनी है? 4559। आगे देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। आगे देखते हैं 66 नंबर, झारखंड के 32वीं जनजाति, झारखंड के किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था? कोल जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। आगे देखते हैं 67 नंबर, असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो नेतरहाट के पाट क्षेत्रों में। यदि आप लोग झारखंड का भूगोल, जहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा वीडियो अपलोड है, लगभग दो वीडियो और अपलोड हो जाएगा, तो जो टॉपिक है झारखंड का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा जेपीसी पीटी के लिए। तो एक एक करके सभी वीडियो को अवश्य देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए, हडबोरा संस्कार। देखिए, हडबोरा संस्कार किस जनजाति में किया जाता है? तो ये जो है उरांव जनजाति में। 68 का क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति। 69 देखिए, झारखंड में किस किस्म की उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है? तो रूबी अभ्रक। कौन से कोटि का? रूबी अभ्रक जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क किस कर्म के चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ कर्म के चट्टानों में। कौन सा कर्म है? धारवाड़ कर्म के चट्टानों में। 77 का देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। रामसर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण तथा संवर्धन करना है। गलत है। देखिए, भारत में रामसर क्षेत्रों की कुल संख्या 42 है। सही है। इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2 सही है। चलिए देखते हैं आगे 72 नंबर। देखिए, निम्न में कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 का फिर से देख लीजिए, निम्न में कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जंगली जंतु अभ्यारण्य, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, यदि नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। भारतीय मौसम विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है? भारतीय मौसम विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है? नहीं पता है तो आपदा प्रबंधन का वीडियो अवश्य देखें, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ इसका आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर। 75 देखिए, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन, वन की कटाई इसका प्रमुख कारण है। 76 का देखिए, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शतरंज। क्या हो जाएगा? शतरंज। देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी परसेंटेज है? तो छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए 78 नंबर, विश्व बैंक में कुल कितने सदस्य हैं? तो 189। वर्तमान में कितने सदस्य? 189 सदस्य। बुक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में? बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए 80 में, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पार्ट 8 है। इससे पहले जो 7 वीडियो अपलोड हुआ है बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है, आप लोग 7 वीडियो अवश्य देखें। देखिए, निम्न में कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार देता है? तो यूनेस्को देता है। कौन सा संगठन? यूनेस्को। और इसका जो मुख्यालय है पेरिस में। आगे देखते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप। कौन सा है? यूरोप। आगे देखते हैं 82 में, देखिए नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। यदि आप अवार्ड का वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें। वहाँ पर नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी तथ्य हैं सभी तथ्यों को देखने को मिलेगा। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, जिसे परछन बेरोजगारी भी कह सकते हैं। तो कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी पाई जाता है। आगे देखते हैं 84 नंबर, पर्यावरण अधिनियम कब बनाया गया? पर्यावरण अधिनियम 23 मई 1986 23 मई 1986 को बनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, यूनेस्को का मुख्यालय। देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे देखते हैं 86 नंबर में, किस राज्य में, देखिए निम्न में किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना का शुरुआत किया है? तो 86 नंबर का क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 87 देखिए, किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया? यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़्यादातर आंसर चीन ही होता है, और यदि
टिक करना है तो अमेरिका और चीन में टिक कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो छोड़ के आना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो ज़्यादातर चीन ही टिक कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। 88 देखिए, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना? तो क्वारंटाइन, क्या हो जाएगा? क्वारंटाइन। 89 देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डियोगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो फुटबॉल से थे। किससे से? फुटबॉल से थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया? तो नैनीताल में। कौन से जिले में? नैनीताल में मॉस गार्डन विकसित किया गया। 91 देखिए, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 91 का ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। हाल ही में किस राज्य में, देखिए हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो रामसर स्थल का दर्जा दिया गया सूर सरोवर का। कौन सा राज्य में? तो 92 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 93 देखिए, हाल ही में किसने मैन बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट ने। 94 देखिए, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की 500 लिस्ट निकाला गया, तो भारत का आई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? तो भारत का जो ये आई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है कौन से स्थान पर है? तो 94 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 63वें स्थान पर। 95 देखिए, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। देखिए 96 नंबर में 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो सातवीं बार शपथ ली। आगे देखते हैं 97 नंबर, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा दानवीर भारतीय बने? तो कौन बने? अजीज प्रेम जी। 97 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरप्रीत एडी सिंह। 99 देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा? पन्ना टाइगर रिजर्व। नंबर आज का अंतिम प्रश्न है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। किसने किया? महाराष्ट्र राज्य ने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।